आज के वीडियो में हम देखने वाले कैंसर का इलाज करना इतना मुश्किल क्यों है। आप कहोगे आपने इतने सारे वीडियो बनाए और हर वीडियो में आपने बोला है कि कैंसर पे हीमोहिम रामबाण दवा है, कैंसर फ्री हो सकता है हीमोहिम और डॉक्टर की दवा के द्वारा, फिर आप ये विषय क्यों ले रहे। तो ये विषय इसलिए लेना जरूरी है, कैंसर का इलाज करना इतना मुश्किल क्यों है, क्यों, तभी आपको समझ में आएगा कि कैंसर किस तरह से हमारे शरीर में पनपता है और जो मेडिसिन आज की तारीख में जो नई नई मेडिसिन हम कैंसर के लिए देते वो उतनी काम नहीं कर पाती पेशेंट्स के ऊपर में। इसीलिए हीमोहिम के साथ अगर आप वो दवा देते हैं तो डेफिनेटली आपका पेशेंट कैंसर फ्री हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसके लिए आपको मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल करना पड़ेगा। डोजेस फिक्स करने पड़ेंगे, आपके जो डोजेस है हीमोहिम के वो फिक्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। हम बड़े शौक से खाते हैं गुटखा तंबाकू और लोगों को सुनाते हैं गुटखा तंबाकू के अजब गजब फायदे। दीर्घ शंका नहीं होती बिना तंबाकू गुटखा खाए, तंबाकू गुटखा दे जाते हैं मुंह में छाले पुरस्कार के रूप में। वह ना होते ठीक तो समझो खतरे की है निशानी, यानी कैंसर की निशानी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। आज का वीडियो किस विषय पे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं। पेंडुलम डाउजिंग से मैं आपके हीमोहिम अन्य जो चीजें हमारे यहाँ मिलती है उनके डोजेस में फिक्स कर सकता हूं। कितने डोज आपको पर डे लेने पड़ेंगे, एक हीमोहिम पर डे आपको कितना लेना पड़ेगा। एक प्रकार का इम्यून बूस्टर है, तो आपको हीमोहिम पर डे आपके कैंसर के पेशेंट के लिए आपके दवा के साथ में कितने डोज लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर कोई और सवाल है आपके, उन सवालों के जवाब भी मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग के द्वारा दे सकता हूं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, फोन घुमाइएगा, कॉल कीजिएगा। एक बहुत छोटी सी नॉमिनल फीस होती है, जैसे डॉक्टर की फीस होती है उसी तरह एक छोटी सी फीस पे करके आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इंसान बिजली बना चुका है जिसका हम रोज उपयोग करते। अभी भी मैं लाइट लगा के ही इस रूम में बैठा हूं ताकि वीडियो बनाते वक्त कोई तकलीफ मुझे ना हो। मानव जीनोम को हम सीक्वेंस में कर चुके हैं, सीक्वेंस में उसको पता कर चुके हैं कि कौन सा सीक्वेंस होता है। चेचक, पोलिया, इस तरह की जो बीमारी है उसका हम विनाश कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए करोड़ों डॉलर रिसर्च पर खर्चा करने के बाद भी हर वक्त 1.5 करोड़ लोग और उनके परिवार पर असर करने वाली इस बीमारी का हमें इलाज ही नहीं मिला है। पर हर वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग और उनके परिवार पर असर करने वाली ये एक बीमारी है, उस बीमारी का हमको अभी तक इलाज ही नहीं मिला है। जब साधारण कोशिकाएं म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन क्या होता है एक वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में आप समझ लेना। जब साधारण कोशिकाओं में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन हिंदी में बात करें तो, तब कैंसर होता है। आज हम बात करने वाले कैंसर की, ठीक है। तो कैंसर के ऊपर में इतने रिसर्च हो चुके, इतने करोड़ों रुपए खर्च, करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके रिसर्च पे, तो भी इस पर कोई इलाज नहीं मिला हुआ है। तो जब साधारण कोशिकाओं में म्यूटेशन होता है तब कैंसर होता है। ज्यादातर जो कोशिका है वो म्यूटेशन या कहे तो डीएनए डैमेज भाप सकती है। जो भी कोशिका है उसमें जब म्यूटेशन होता है तब वो कोशिकाएं जो होती है उनमें म्यूटेशन हो रहा है या डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, ये वो भाप सकती है और उसे ठीक कर सकती है या उसको खत्म भी कर सकती है। जब वो कोई सेल्स के ऊपर में म्यूटेशन चेंजेस हो रहे उस सेल्स के अंदर में, तब वो जो चेंजेस कर रही है, जो वायरस उनके शरीर के अंदर वो चेंजेस कर रहा है, उसको खत्म करने की ताकत उन सेल्स के अंदर में होती है। और ऐसा होता भी है, खत्म भी करते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन कैंसर सेल्स को अलाउ करते हैं। कोई जो म्यूटेशन होते किसी सेल के अंदर में, वो सेल कैंसर का जो सेल्स है उसको अलाउ करते अनियंत्रित रूप से बढ़ने के लिए और आसपास के जो टिश्यूज है उस पर आक्रमण करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर में एक सेल, समझ लीजिए यहां मेरा कैंसर सेल आया,
यहाँ कैंसर सेल, यहाँ की जो कोशिका है उन्होंने कैंसर सेल को बढ़ने की अनुमति दी। तो कैंसर सेल सिर्फ यही नहीं बढ़ती, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, नीचे तक पहुंच जाती है, पूरे जगह कैंसर सेल्स अतिक्रमण करती है, आक्रमण करती है। और यहां तक कि हमारे जो सेल्स है वो म्यूटेशन सेल्स को दूर के अंगों तक स्प्रेड करने की भी अनुमति देते हैं। यानी किसी को अगर मुंह का कैंसर हो गया तो लंग के कैंसर तक या लंग से नीचे लीवर कैंसर तक भी वो जा सकता है, फैल सकता है, क्योंकि सेल्स हमारी उन कैंसर सेल्स को अनुमति देती है। जब कैंसर सेल दूर के अंगों तक फैल जाता है तब ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल होता है, यानी ला इलाज हो जाता है। जब कैंसर सेल हमारे शरीर के अंदर में अलग अलग अंगों में फैल जाता है तब उसका इलाज करना संभव नहीं होता, असंभव हो जाता है। कैंसर बहुत ही जटिल है। कैंसर जो आप देखोगे फोटो के अंदर में, कैंसर जो कोशिकाओं देखोगे ना, कोशिकाएं बहुत ज्यादा जटिल होती है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, इसमें 100 से भी ज्यादा प्रकार है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, इसके अंदर में जो प्रकार है, उप प्रकार जो होते हैं कैंसर के 100 से भी ज्यादा है। और हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, जो जादू की छड़ी हो वो ऐसी छड़ी नहीं है जो इन सबको ठीक कर दे, यानी 100 से ज्यादा प्रकारों को एक दवा ठीक कर दे। ऐसी कोई जादुई छड़ी हमारे पास नहीं है। ज्यादातर कैंसरों का इलाज कॉम्बिनेशन से होता है। आप भी जानते हैं ज्यादातर कैंसर का जो इलाज होता है कॉम्बिनेशन होता है, यानी सर्जरी होती है पहले कैंसर को, जो ट्यूमर है कैंसर का, उसको रिमूव करने के लिए। आपने देखा होगा सर्जरी से कैंसर का ट्यूमर रिमूव किया जाता है, फिर रेडिएशन दिया जाता है और साथ ही साथ कीमोथेरेपी भी देना पड़ता है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी, जब ऑपरेशन करने से जो ट्यूमर निकाला जाता है और जो बचे हुए जो कैंसर के सेल्स है उनको खत्म करने के लिए दिया जाता है। कुछ और भी ट्रीटमेंट होते हैं जिसको हार्मोन चिकित्सा कहा जाता है, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट भी होते हैं। कुछ और ट्रीटमेंट्स भी होते हैं स्पेशल कैंसर के लिए, जिसको बोलते हैं हार्मोन चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर। एक स्पेशल है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर के लिए चिकित्सा होती है। ज्यादातर मामलों में यह इलाज प्रभावशाली होते और मरीज कैंसर मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, टारगेटेड ट्रीटमेंट हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, इनसे, या फिर हार्मोन थेरेपी हो गया, इससे कैंसर फ्री लोग हो रहे। लेकिन 100% मामलों में 100% प्रभावशाली होने में अभी कोसों दूर है। यानी 100% लोगों को जब इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी या फिर हम बात करें हार्मोन थेरेपी दी जाती है तो 100 में से 100 लोग सही नहीं होते। 100 में से 100% मामलों को ठीक होने के लिए अभी हमारे पास बहुत लंबा समय लगने वाला है, कोसों दूर है। तो अब सवाल यह उठता है कि इन सब प्रकार के, यानी 100 से ज्यादा जो एक कैंसर में प्रकार होते, उनका इलाज कैसे करें? उनका इलाज ढूंढने के लिए आखिर हमको क्या करना चाहिए या क्या करना होगा? तो पहला है, कुछ ऐसी समस्या है जिसको रिसर्चर अब समझ पा रहे, जो रिसर्चर है, जो खोज करता है, समझ पा रहे। उन समस्याओं को वैज्ञानिकों को सुलझानी पड़ेंगी। जो समस्या है, जो रिसर्चर ने समस्या खोज के रखी है, उनकी समस्या का हल हमारे देश के वैज्ञानिक या दुनिया के जो वैज्ञानिक है उनको खोजना होगा। सबसे पहले कैंसर को समझने के लिए बेहतर तरीके चाहिए। हमारे शरीर में जो कैंसर होता है उसको समझने के लिए, उसको ग्रैप करने के लिए नए नए तरीके चाहिए। कैंसर के ज्यादातर इलाज जो डेवलप्ड होते वो यूजिंग सेल लाइन ग्रोन इन लैब्स के अंदर में सेल लाइन ग्रोन करके ज्यादातर इलाज तैयार होते। यानी फ्रॉम कल्चर ऑफ ह्यूमन ट्यूमर, हमारा जो ट्यूमर होता है कैंसर का, उसी के अंदर में कल्चर किया जाता है जिसके थ्रू नया नया इलाज किया जाता है। इन कोशिकाओं ने कैंसर के अनुवांशिक और जीव विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जब ये रिसर्च हुए, जो कोशिकाओं के ऊपर से जब दवा बनी, तो बहुत सारे इसके ऊपर में हम लोगों को, यानी इंसानों को महत्वपूर्ण जानकारी थी। पर इससे एक असल जीवित जो जंतु होता है, जब हमारे शरीर के अंदर में कोई कैंसर का जीवित जंतु होता है तो उस पे पाए जाने वाले ट्यूमर की जटिलता नहीं होती।
जब ये रिसर्चकर्ता ने इसके ऊपर दवा बनाई, एक कैंसर का ट्यूमर निकाला, उसके ऊपर में उन्होंने रिसर्च किया, तब उनको बहुत सारी चीज़ों का उसमें पता चला। लेकिन जब वो ट्यूमर जीवित होता है, हमारे शरीर के अंदर में जो जीवित होता है, तब उसमें जो जंतु पाए जाते हैं उस ट्यूमर के अंदर में, उसके अंदर जो जटिलता होती है, वो जटिलता लैब के अंदर के ट्यूमर में नहीं मिलती। ज्यादातर नई दवाइयां जो प्रयोगशाला में उगाई गई है, इन कोशिकाओं पर काम करती है। जब इन कोशिकाओं के ऊपर काम करती है, जब प्रयोगशाला में जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है इन कोशिकाओं के ऊपर में, तब वहां तो दवाइयां काम करती है। लेकिन जब असली मरीजों पर परीक्षण किया जाता है तो परीक्षण विफल हो जाता है। बात पे गौर कीजिएगा, जब कोई नई दवाई बनती है और लैब में उसका टेस्टिंग होता है ना, तो वहां वो सफल रहती है। लेकिन जब असल में मरीजों को उसकी टेस्टिंग की जाती है मरीजों के ऊपर में, तब वो दवा वहां विफल हो जाती है। आक्रामक ट्यूमर की एक जटिलता यह है कि उनको बस थोड़ी अलग कैंसर कोशिकाओं की कई आबादियां हो सकती है। जो हमारा एक आक्रामक ट्यूमर है कैंसर का किसी शरीर के अंदर में, तो उस ट्यूमर के अंदर में कई सारी अलग अलग कैंसर की कोशिकाएं हो सकती है। समय के साथ ट्यूमर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं में अलग अलग आनुवांशिक म्यूटेशन अर्जित हो जाते हैं। उस ट्यूमर के अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है और समय के साथ जैसे समय बीतता जाता है, वक्त बीतता जाता है, कैंसर हमारे शरीर में पनपते जाता है, वैसे वैसे उन जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर में अलग अलग म्यूटेशन हो जाते हैं, जिससे अद्वितीय उपक्लोन जन्म लेते हैं। उस जो म्यूटेशन होता है उनके अंदर में, उसको अद्वितीय उपक्लोन जन्म लेते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, एक अग्रेसिव जो ब्रेन ट्यूमर होता है हमारे शरीर के अंदर में, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लियोब्लास्टोमस के नाम से जाना जाता है, जिसको भी हुआ उसी मरीज में 6 अलग अलग उपक्लोन हो सकते हैं। अगर किसी मरीज को ब्रेन के अंदर में ट्यूमर है, कैंसर का ट्यूमर है, जिसको ग्लियोब्लास्टोमस कहा जाता है, तो उस ट्यूमर के अंदर में 6 अलग अलग प्रकार के उपक्लोन भी हो सकते हैं। इसे क्लोनल विशेष जातीयता कहते हैं, जो इलाज को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। क्योंकि जो दवाई, अब मैंने आपको पहले बताया 6 क्लोन हो जाते, तो जो दवाई एक क्लोन पर काम करती है वह शायद दूसरे पर असर ही ना करे। अब उस शरीर के अंदर में उस जो ट्यूमर है उसके अंदर में 6 क्लोन है। एक क्लोन की हमने दवा दी, हमारे पास है, एक क्लोन के लिए हमने दवा दी, तो ये जो बचे हुए 5 क्लोन है उस पर वो दवा काम ही नहीं कर सकती। हो सकता है ऐसा। इसके साथ साथ और एक चुनौती आती है, एक ट्यूमर में डायनामिक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम भी होता है, जहां कैंसर कोशिकाएं हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट बनाती है, संपर्क बनाती है। जो ट्यूमर के अंदर में जो इकोसिस्टम होता है ना, वहां जो कैंसर कोशिकाएं वो आपस में बातचीत बनाती है, आपस में संपर्क बनाती है और स्वस्थ कोशिकाओं के आसपास ही होती है। और ये कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर में जो स्वस्थ कोशिकाएं उन्हीं के आसपास होती है, वह साधारण कोशिकाओं को ट्यूमर का पोषण करने और अपशिष्ट यानी खराब उत्पादों को हटाने वाली रक्त वाहिनियां बनाने में प्रेरित कर सकती है। गौर करने की बात है, यह कैंसर कोशिका क्या करती है, जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको, जो कैंसर का ट्यूमर है वहां से जो अपशिष्ट खराब उत्पाद जो है और उनको पोषण देने वाले, वो कैंसर सेल्स को पोषण देने वाले जो उत्पाद है उनको बनाने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए एक रक्त वाहिनी बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। यह जो कैंसर सेल्स है वो प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उससे भी संपर्क बना सकते ताकि वह अपना काम ना करे। हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली का काम क्या है, जो भी बाहर से आए हुआ सेल, हमारे शरीर के अंदर में जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको खत्म करने का काम है, तो आक्रमणकारियों को खत्म करने का काम है। लेकिन कैंसर सेल इतने होशियार होते हैं कि वो उनसे भी संपर्क बना लेते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उनसे संपर्क बना देते और उनको अपना जो उनका काम है प्रतिरक्षा प्रणाली का, वह रोकने पे मजबूर कर देते, जिससे वह कैंसर
का पता लगाकर उसका विनाश कर सकते, जो उनकी क्षमता है उस क्षमता को बाधित करते थे। अगर हम इन सब संपर्क प्रणाली यानी जो कांटेक्ट करता है कैंसर सेल्स अदर सेल्स से, उसको बंद करना सीख ले तो हमारे पास एक ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म करने की बेहतर संभावना होगी, हमारे लिए बेहतर संभावना होंगी। और यहीं आपका हीमोहीम काम आता है, क्योंकि हीमोहीम आपकी जो संभावना है वो पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर में कैंसर सेल्स को खत्म करने की जो संभावना है वो हीमोहीम पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर में जो इम्यून सेल्स है उनको इन्हांस करता है, उनको बढ़ाता है, उनको जागरूक करता है, उनको बताता है कि जो कैंसर सेल्स है इनको आपको खत्म करना है। जहां कैंसर सेल्स उनको बोलते हैं कि आपको इनको खत्म नहीं करना है, वहां हमारा हीमोहीम उनको आदेश देता है कि आपको यहां काम करना है, इनको खत्म करना है। इसके बाद आता है हमें कैंसर की जो स्टेम की कोशिकाएं होती है उनका भी सर्वनाश करने का तरीका ढूंढना चाहिए। यह जो स्टेम कोशिका होती है ना, बहुत ज्यादा रेयर होती है, लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, बहुत ज्यादा विशेष गुण होते जो इनको केमोथेरेपी और रेडिएशन का प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंट बना देती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग रेडिएशन भी लेते, केमोथेरेपी भी लेते, तो भी उनका कैंसर ठीक नहीं होता। ऑपरेशन हो जाता है, केमोथेरेपी लेते, रेडिएशन भी लेते, तो भी उनका कैंसर ठीक नहीं होता, उनका कैंसर और शरीर में डेवलप होते जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूं। इलाज के दौरान अगर किसी को कैंसर है, उसका ट्यूमर है और उसके इलाज के दौरान अगर वो सिकुड़ जाता है, ट्यूमर बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी से, इतना सिकुड़ जाता है कि ढूंढने पे भी वो ट्यूमर शरीर के अंदर में दिखता नहीं, तो भी अकेली स्टेम कोशिका एक नए ट्यूमर को पनपने के लिए जगह बना सकती है या पनपा सकती है। एक जो स्टेम सेल है कैंसर की, आपके शरीर का जो कैंसर का ट्यूमर है वो सिकुड़ गया, वो कोई भी चीज से पता नहीं चल रहा, तो भी जो स्टेम सेल होती है कैंसर की, उसमें इतनी ताकत होती है कि फिर से नया ट्यूमर आपके शरीर में वो बना सकती है। इन जिद्दी कोशिका यानी जो स्टेम सेल है कैंसर की, उन पर लक्ष्य साधने का तरीका ढूंढने से शायद कैंसर को वापस आने से रोका जा सकता है। और जितने भी हमने आज तक टेस्टिमोनीज देखे हुए हैं हीमोहीम के कारण, जो लोग कैंसर फ्री हुए डॉक्टर की दवा के साथ में, तो उनमें ये स्टेम सेल वापस उनके शरीर के अंदर में आई नहीं है, इनको रोक पाया हुआ है। कौन रोक पाया? हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, क्योंकि हीमोहीम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। चलिए, अगर आज के विज्ञान ने यह समस्या भी सुलझा दी, स्टेम सेल की भी समस्या सुलझा दी, तो भी रोगी को, जो कैंसर रोगी होती है, उनको नए समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैंसर सेल, हमारे शरीर के अंदर जब कैंसर सेल होते वो एडॉप्शन के अंदर में मास्टर होते, कोई भी नई चीज को वो एडॉप्ट कर लेते, उसमें वो मास्टर बन जाते। वह उनके मॉलिक्यूलर और सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको अंडर स्ट्रेस, जो उनको स्ट्रेस रहता है, अंडर स्ट्रेस में भी एडजस्टेबल बना देते। जब कैंसर सेल होते वो क्या करते, जब मॉलिक्यूलर और सेलुलर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते उनके अंदर में बहुत ज्यादा, जब उन पे स्ट्रेस आता है तब उनको एडजस्टेबल बना देते। जब इन पर केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की बम्बार्डिंग होती है, यानी मारा होता है, हमला होता है, तब इनके ऊपर स्ट्रेस आता है, तब इनको वो एडजस्टेबल बना देते। तो कुछ कैंसर सेल खुद पर आक्रमण करने वाले के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक ढाल बना सकते हैं, कवच बना सकते हैं। बात करें जब रेडिएशन और केमोथेरेपी दी जाती है, तो कुछ कैंसर सेल खुद के ऊपर एक ढाल बना देते ताकि रेडिएशन और केमोथेरेपी उनका सर्वनाश न कर पाए। घातक कैंसर का सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। जो घातक कैंसर है, अगर शरीर के अंदर हम देखेंगे तो वो कैंसर का जो सिस्टम होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमेशा विकसित और अनुकूलित होते रहता है, यानी एडॉप्शन करते रहता है और खुद को बढ़ाते रहता है। उन्हें हराने के तरीके हमको ढूंढने होंगे, नई उपचार व्यवस्था जो उसकी जटिलता से मेल खाती हो, ऐसी व्यवस्था या ऐसा उपचार कैंसर पेशेंट के लिए ढूंढना होगा। लेकिन शुभ समाचार यह भी है कि हमारा जो साइंस है वो भी प्रगति पथ पर है और नए नए इलाज कैंसर के लिए ढूंढ रहा है। तो ऐसे में हमारा हीमोहीम कैंसर के ऊपर में बहुत अच्छा काम करता है। इसको एंटी कैंसर भी रिसर्च में देखा गया हुआ है। तो
आपके डॉक्टर के दवा के साथ ही आपको हीमोहिम देना है। और हीमोहिम इन सभी समस्याओं पे, यानी जहां आपको केमोथेरेपी दी जा रही है, रेडियोथेरेपी दी जा रही है, वहां भी काम करता है। और जो अच्छे सेल्स है उनको कैंसर सेल्स से खत्म होने से बचाता है। साथ ही साथ आपकी जो सुरक्षा प्रणाली, यानी आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर को, उसको भी एक्टिव रखता है, ताकि कैंसर सेल की बात मानकर वह अपना काम ना बंद करे, वो अपना काम चालू रखे। इसके लिए हमारा हीमोहिम आपको लेना चाहिए, ताकि आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता जो होती है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, वो एक्टिव हो और खुद ब खुद कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारे। क्योंकि उनका काम ही है शरीर के अंदर में जो दूसरे वायरस या बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं उनको मारने का काम उन्हीं का है। इसीलिए आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ में हीमोहिम लेना चाहिए। और आज आप समझ ही गए होंगे वीडियो के अंदर में, इतनी सारी ट्रीटमेंट जो मार्केट में होती है उसके बाद भी शरीर के अंदर में कैंसर क्यों फिर से डेवलप होता है, या कैंसर क्यों नाइलाज बीमारी है, या आज के वीडियो के दौरान आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं फिर से आपको हीमोहिम को अपनाना ही चाहिए। तो जिस किसी को भी हीमोहिम चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कहां मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये सब मैं आपको गाइड करूंगा। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग जिनको करना है वो भी फोन कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके लिए हमेशा हमेशा लेके आ सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।